वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत कम है। अब जो आवाम के ऊपर महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है और ये प्राइसेस बढ़ी हैं, हम इसमें हुकूमत को तो कसूरवार ठहरा रहे हैं और है भी सही। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है 9 अप्रैल की रात से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी रिजीम चेंज करके। अब उसमें जो कसूरवार हैं हम उनको भी भूल चुके हैं। उनमें अदालतें ये कसूरवार थी जो रात को 12 बजे खुलती हैं और इंसाफ के नाम पे ढोंग रचा देती हैं कि हम इंसाफ करने के लिए बैठी हुई हैं। एक और अदालत खुलती है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे मार्शल लॉ बचाने लगे थे। अब ना तो जस्टिस अतर मिनल्ला इस सिस्टम में है, और अतर जो उमर अता बंदियाल थे उनका भी कोई नामो निशान नहीं है। ये कहानी तब से शुरू होती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क को इस स्टेज पे लेके आने के पीछे कौन कौन से किरदार हैं। जब हम इन किरदारों को याद रखेंगे और आने वालों को उनके हवाले से बताएंगे कि उन्होंने अगर अच्छा नहीं किया तो उनको हमने नहीं बुलाया, तो आपको भी नहीं भूलने वाले। इनका जो भी हर पाकिस्तानी इनका प्रोटेस्ट कर सकते हैं या इनके सामने जिस तरह के भी वो अपना इजहार करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये बेसिक वजह थी जहां से ये पाकिस्तान कोलैप्स होना शुरू होता है। अब जो अवाम के ऊपर इन्होंने एक पेट्रोल पंप गिराया है, इसके पीछे मुकम्मल रीज़न है और मुकम्मल तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है। ये सारी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ आलमी मार्केट में जो एक क्राइसिस चल रहा है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस है $106 फी बैरल, और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। $1 की कीमत है 106 और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनती है 30,740 रुपए कीमत, और जब इसको लीटर पे निकाला जाए तो पाकिस्तानी जो हिसाब से बनता है 193 रुपए कीमत बनती है पाकिस्तानी हिसाब से। और अगर इसमें खर्चे वगैरह भी डाल लिए जाए, क्योंकि जहाज आते हैं लेके आते हैं, उनका खर्चा भी है, मुलाजमीन भी उनके हैं, तो टोटल जो कॉस्ट है ऑयल की वो बनती है जाके 220 से 25 रुपए के अंदर। अब जो इसके ऊपर टैक्स है, बाकी सारे इसके ऊपर टैक्स है। हुकूमत ने 160 रुपए सिर्फ लेवी का टैक्स है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो अलग है, और जो उन्होंने अपने अलग अलग किस्म के टैक्स निकाले हुए हैं वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, वो अलग किस्म के टैक्स है। ये इस हुकूमत की हाल है कि 225 रुपए में इनको यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अवाम को दे रहे हैं 458 रुपए का। जब कोरोना था, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब यही कीमत थी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की $120 फी बैरल। लेकिन तब जो ऑयल प्राइसेस थी वो 150 रुपया थी, और अब 106 रुपए है, तो ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में है 458 रुपए। और क्या काम है, मुश्किल फैसले हो रहे हैं। अगर इन्होंने उस रात रजीम ना चेंज की होती, खान साहब की हुकूमत चल रही होती, जो एक मुकम्मल स्टेबिलिटी चल रही थी मुल्क में, तो आज ये वाली नौबत ना आती। उस अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल में मुल्क में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई पैसा आ रहा है, ना कुछ है। इनके ऊपर महंगाई, इनको तो परवाह कोई नहीं है। इनका तो क्या है कि जी गवर्नमेंट की जॉब है या गवर्नमेंट की हमें फैसिलिटीज मिल रही होती। गवर्नमेंट क्या है, अवाम, अवाम के टैक्स का पैसा ये इनकी तरफ जा रहा होता है, और ये इसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट करके इन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है। खुद के इनके ना कोई कट है, कुछ भी नहीं है। नाम का इन्होंने रखा हुआ है कि हम ये कट्स लगा रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं इनकी गाड़ियों की, कहीं पे इन्होंने जाना हो, इनके प्रोटोकॉल्स खत्म नहीं होते। अब अगर इन्होंने ये वाला काम कर दिया है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, जो किसानों पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है, मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। किसानों का रेट है गंदम का 4000 रुपए, ये अभी निकाला हुआ है, लेकिन ये मिलता होता नहीं है किसानों को। मैं खुद एक किसान हूँ, हमें पता है कि ये रेट्स क्या होते हैं। जब वहां पे ये चीज सामने आती है 4000 रुपया रेट, अब पेट्रोल की प्राइस है 460 रुपए। वहां पे जो एक किसान थ्रेशर लगवाता है, गंदम कटाई करवाता है, हार्वेस्टर लगवाता है, उसमें
क्या वहाँ पे ये कीमत जो इन्होंने दी हुई है पूरी हो सकती है किसान की? 14,000 रुपये की डीएपी इन्होंने दी है, 5,000 रुपये की यूरिया दी है, और अभी जो ऑयल की प्राइसेस है वो सबके सामने ही। किसान की बिल्कुल इन्होंने तबाही करके रख दी है। इससे पहले जो आलू के साथ हुआ है, आलू की फसल के साथ हाल हुआ है, वो देख ले तो उसकी तबाही फेर के रख दी है इस गवर्नमेंट ने। अपनी लड़ाई की, उस लड़ाई के नतीजे में यहाँ पे काम ठप हुआ और बिल्कुल तबाह होकर रह गया। अब अगर इनके मज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, जो कि अच्छी बात है, चलने चाहिए, तो तब इनके मज़ाकरात क्यों नहीं हुए? अगर तब ये इनके मज़ाकरात होते तो अवाम के लिए कुछ ना कुछ सहूलत होनी थी। इन्होंने तब कोई मज़ाकरात नहीं किए और अवाम को नुकसान होने दिया। एक साइड पे ये बढ़ाते हैं ऑयल की प्राइसेस, दूसरी साइड पे ये टूल टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टूल टैक्स बढ़ाने की क्या लॉजिक है, उसकी कोई समझ नहीं आती। इस हुकूमत की लॉजिक्स की कभी समझ भी नहीं आएगी। अजीब अजीब फैसले हो रहे हैं, मुश्किल फैसले हो रहे हैं। ये क्या मुश्किल फैसले हैं? जब आपको पता था कि ये जंग शुरू होगी तो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हमने कैसे टैकल करना है। अगर आपने इसी तरह टैकल करना है तो फिर आप किसी और को ये हुकूमत दे दें जो एवं फजूल से फिर रहे होते हैं, उन्हें कहें कि आए बैठ जाए, जब उन्होंने फैसले करने हैं, जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। जो इनका एक रिलाय था कि हमें ईरान गुजरने देगा, हम ईरान की जंग में शामिल नहीं होंगे तो हमारे ऊपर असर ही कोई नहीं आना। हम थोड़ी सी अगर कुछ मसला हुआ हम सब्सिडी देंगे और गुजर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सऊदी अरब अपनी ज़मीनें दे देता है अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए। अब ईरान अटैक करता है सऊदी अरब पे, वहां से जो भी शिप्स गुजरने लगता है सऊदी अरब का, वो उसे गुजरने नहीं देता। बड़ी मुश्किल कर कर आके इन्होंने कुछ वहां से शिप्स गुजारने का बंदोबस्त किया है। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि जो पाकिस्तान के अल जजीरा की रिपोर्ट है, 18 जहाज कराची पे पहुंचे। अगर 18 जहाज पहुंचे तो किधर गए हैं? पाकिस्तान ने आगे बेच दिए, या किसी और मुल्क के जहाज गुजरने लगे थे, उसके ऊपर लगाया पाकिस्तान का झंडा, उन्होंने गुजरने दिया, चलें जी हमारी बल्ले बल्ले हो गई। और वो किसी और को खुश करने के लिए अपना झंडा इस्तेमाल करके गुजरने दिया। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है कि ये वो ऑयल खरीद सके। अब सऊदी अरब के साथ उसका तो इतना नुकसान हो रहा है, वो इन्हें देगा उधार में इतना ऑयल? कभी भी नहीं देगा। और इनके पास क्या है, इनके पास खरीदने के लिए पैसे ही कोई नहीं। और इन्होंने टैक्स लगा दिया गरीब आवाम के ऊपर कि गरीब टैक्स दे। अच्छा, ये टैक्स लगाते हैं जो गरीब की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन्होंने टैक्स लगा दिया ऑयल पे, वो हर किसी ने इस्तेमाल करना है। अब जो नया टैक्स लगाया पंजाब हुकूमत में, जिसकी इतलात आ रही हैं, गोबर टैक्स, हद होती है। अब एक गरीब किसान, उसने घर में भैंसें रखी हुई हैं, जानवर रखे हुए हैं, उसके ऊपर गोबर टैक्स लगा दिए उठा के। अजीब अजीब इनकी हुकूमत की लॉजिक्स हैं, कोई समझ नहीं आती है। कहाँ कहाँ पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाना। एक चीज़ रहेगी, सिर्फ सांस के ऊपर टैक्स लगाएं और मामला ख़त्म करें। अब मैं आपको बताऊं कि जो एक साइड पे तो ये वाली सिचुएशन है कि पूरा मुल्क फंसा हुआ है इस गिरदाव में, दूसरी साइड पे ये काम करते हैं इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से इनकी जो प्लानिंग्स चल रही हैं, अजीब अजीब प्लानिंग्स हैं। उनका केस का जो फैसला देते हैं रिटर्न में जस्टिस डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, वो कहते हैं कि हमने कहा है कि जो सलमान सफदर साहब है वो जाएं अपने मुवक्किल से डायरेक्शन लेके आएँ, और नैब जो मरकजी अपील है उसके ऊपर दलाल देना चाहता है तो आप अपने मुवक्किल से पूछ के आएँ और यहाँ पे आके दलाल दें। ये फैसला देते हैं जस्टिस डोगर साहब। इसके सामने जब दरखास्त देते हैं सलमान सफदर साहब, वो अपनी दरखास्त देते हैं आज। उन्होंने कहा कि हमारा आप फैसला करें, सजा मुअत्तली पर ही फैसला करें कि आप सजा मुअत्तल करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने यहाँ से बरी करवाने की कोशिश की तो ये बरी करेंगे नहीं और ये केस भेज देंगे आईनी अदालत में, जो नैब के कानून बन चुका है, तो वहां से जो फैसला आना है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमारा आप फैसला करें सजा मुअत्तली पे, जिस पे आप पहले नोटिस कर चुके हैं। जब आप नोटिस कर चुके हैं तो फिर आप किसी और चीज पे फैसला नहीं कर सकते। अब उन्होंने फैसला करवाने की कोशिश कर रहे सजा मुअत्तली का। इससे पहले उन्होंने सारा कुछ बताया कि नैब किस तरह इस केस को लटका रहा है, अदालत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने सारी चीजें अंदर लिखी हैं कि जो ये केस स्टार्ट होता है सजा मुअत्तली का, 15 मई को नोटिस होते हैं नैब को कि आप यहाँ पे हाजिर हो, और 6 जून को नैब कहते जी हमें मोहलत दी जाए, 4 हफ्ते की अदालत देती है उसे 8 हफ्ते की मोहलत। अब उसके बाद 11 तारीख को केस लगता है, वहां पे बेंच दस्तियाब नहीं है। अच्छा, ये बेंच दस्तियाब नहीं है, केस फिर खत्म, फिर काम चला जाता है। 26 को नैब बीमार हो गया, 16 को
फिर बेंच नहीं है। 11 मार्च को नैब पहुंचता है। तो जब नैब आता है तो वो कहता है कि हम जो कार्रवाई करना चाहते हैं ये आप मेन मरकज़ी अपील पे लेके जाएं। 31 मार्च को नैब का ये मौक़िफ़ सामने आता है, मरकज़ी अपील पे लेके जाएं। फिर कार्रवाई ख़त्म होती है और अब उन्होंने कहा हुआ था कि हम अगले हफ्ते में डेट देंगे, लेकिन अभी तक कोई डेट दी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जाएं अपने मुवक्किल से मुलाकात करके फिर आएँ, लेकिन सलमान सफदर की ना तो कोई मुलाकात होनी है और ना इस केस को आगे उन्होंने चलने देना है। अब मैं तो थोड़ी सी इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का आर्मी चीफ है उसको अमेरिकी वजीर दिफा ने फारिग कर दिया। इस किस्म का कंसेप्ट किसी और मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में, कोई सोच सकता है कि इस तरह की पाकिस्तान में हालत हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे तो वजीर दिफा साहब की गाड़ी प्रोटोकॉल में फंस जाती है, लेकिन जो और ताकतवर लोग हैं उनकी गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वाला काम हो। उसको भी फारिग किया, अमेरिकी आर्मी चीफ को फारिग किया। और उसके अलावा जो उनका है रैंडी जॉर्ज नाम है उनके आर्मी चीफ का, उसके बाद 2 और सीनियर जो उनकी आर्मी के थे ऑफिसर्स जनरल्स, उनको भी फारिग कर दिया। अच्छा, उनको फारिग करने का मकसद क्या है? क्योंकि ट्रंप जो है उसको समझ नहीं लग रही कि मैं अब जंग को किस साइड पे लेके जाऊं। ये उनकी नाकामी है तो उनको फारिग किया ना। अगर वो इतने कामयाब हो रहे होते तो उनको क्यों फारिग किया भाई? ट्रंप की नाकामी सबके सामने है। अब वो अपने ऑफिसर्स खत्म कर रहे हैं, उनको फारिग कर रहे हैं। दूसरी साइड पे ये इतलात वो दे रहे हैं जो आ रही है मुबैना तौर पे कि जेडी वैंस और इनका आपस में कोई क्लैश है, जिसकी वजह से वो ये वाले स्टेप्स ले रहा है। अमेरिकी जो वजीर जंग है या वो सेक्रेटरी दिफा है वो इनको हटा रहे हैं, जो पीटर हेग्जेट है, ये फैसले वो कर रहे हैं। और अब जो इतलात एक और आ रही हैं कि उन्होंने 12 ऑफिसर्स और हटाए हैं और उनमें वो उनका कमांडर भी है जिसने जमीनी हमला करना था ईरान के ऊपर, जिसको डायरेक्शन दी हुई थी कि आपने ईरान के ऊपर जमीनी हमले के लिए वो तैयार होना था, उसको भी उन्होंने फारिग कर दिया। अब इस तरह के वो वहां पे स्टेप्स ले रही है। उनकी फ्रस्ट्रेशन भी है अमेरिका की कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। और जो नई रिपोर्ट आई है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो रिपोर्ट दे रही है मुबैना तौर पे कि अगर जो ट्रंप कह रहा है कि हमने तबाह कर दिया ईरान को, तो वो गलत है। क्योंकि ईरान के पास अब भी इतनी ताकत है कि वो जंग को जितना अरसा लंबा लेके चलना चाहे वो चल सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो ईरान पे अटैक किया है ट्रंप ने, उसने उनके पुलों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कोई भी जंगों में पुलों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे अटैक्स नहीं करता। ये जो नेतन्याहू है और ये लोग हैं, ये इखलाकियात ही भूल चुके हैं। उसने अटैक करना शुरू कर दिया उनकी पुलों के ऊपर। अब ईरान ने कहा कि हम जो अटैक करेंगे इसके जो मशरिक़ वस्ता है उनके पुलों के ऊपर, उसमें जो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब की ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद वो कहते हैं इस्तेमाल हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। उनकी किंग फहद जो एक पुल है सऊदी की, वो बहुत बड़ी पुल है, वो कहते हैं हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। पुल के बदले पुल, वो कह रहे हैं आंख के बदले आंख, पुल के बदले पुल। जहाँ पे अटैक, जैसा अटैक वैसा अटैक वो कर रहे हैं ईरान। और एक साइड पे ट्रंप कह रहा होता है कि हमने उनकी सब कुछ खत्म कर दी है। शेख जाबिर अल अहमद है कुवैत की, वो कह रहे हैं हम उस पुल के ऊपर भी अटैक करेंगे। और ये पुल 36 किलोमीटर पानी के ऊपर है और ये बहुत मेन पुल है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। और जो किंग फहद है ये वो पुल है कि ये सऊदी अरब और बहरीन, इनके दरमियान ये कनेक्शन का एक वाहिद रास्ता है, ये वाली पुल। अगर इस पुल को ख़त्म करेंगे तो सऊदी और बहरीन के आपस में काफ़ी कनेक्शन कट सकते हैं। और यहाँ से जो यूएस का 5th फ्लीट है वो भी यहाँ से गुजरता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम वहाँ से वहाँ पे अटैक करेंगे। मजीद शेख जैद है दुबई में, उनका जो एक पुल है वो एक लिंक करता है 3 आइलैंड के साथ, उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम अपना अटैक करेंगे। और दुबई की एक और अलकुफा है पुल, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। वो पीछे नहीं हट रहे, वो अपने अटैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। ईरान, चीन उनका ये कह रहे कि चीन कह रहे कि अगर आपने हरमस बंद है तो ये सिर्फ अमेरिका और इसराइल की वजह से बंद है, जो वो ईरान के ऊपर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। और जरूरत नहीं है उनके ऊपर अटैक करने की, ईरान के ऊपर जो ये लगातार करते जा रहे हैं अटैक्स पे अटैक्स। तो इस वजह से चीन तो कहते हैं कि हमेशा ये गलत है। और चीन क्यों चाहेगा ये जंग खत्म हो? ना तो चीन का वहां पे पैसा लग रहा है, ना चीन का कुछ और मसला है। चीन का सिर्फ वो हरीफ है, चीन का तो कोई लेना देना नहीं है। चीन के जहाज भी गुजर रहे हैं,
चीन के पास इतना पैसा भी है कि वो अपनी वहाँ से चीज़ें परचेज कर सकता है, वो किसी और रास्ते से भी अपनी एक्सपोर्ट कर सकता है। वो काफ़ी, चीन को इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो बैठे हैं, ये अजीब अजीब फैसले किए जा रहे हैं, इनका कोई समझ नहीं आ रही। हामिद मीर साहब की भी एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर दूँ आखिर पे जाते जाते। वो कहते हैं कि अगर 18 जहाज गुजरे हैं और ये अवाम पे, एक जो अवाम को तैयार कर रहे हैं, ये कोई इतने बड़े फैसले तो नहीं लेने जा रहे जिसके लिए अवाम को एक मुकम्मल तौर पर ये बॉन्ड करें, क्योंकि अवाम एहतजाज के लिए तब भी निकलेगी ना जब अवाम के पास पैसा होगा और वो पहुंच सकेगी जगह पे एहतजाज के लिए। तो इस तरह की ये जो अपडेट्स हमने आपसे शेयर किए, मजीद भी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।